भारत में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इन इंडिया। एक प्रश्न जो माइंड में उठता है कि सर आखिरकार हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो MHI 08 में क्यों बार बार इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग बात हो रही है, पर्यावरण के रिगार्डिंग बात हो रही है, और इतिहास में इसका क्या इतना इम्पोर्टेंस है कि मास्टर्स में पूरा एक सब्जेक्ट रख दिया गया है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इन इंडिया, वो भी हिस्ट्री के अंडर। देखिए, हिस्ट्री केवल एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसका परसेप्शन बना हुआ है जहां पर केवल हम साम्राज्यों के निर्माण के बारे में पढ़ते हैं, कौन सा राजा आया, कौन सा साम्राज्य रहा, कौन से राजा ने किस पे हमला किया। केवल इतिहास वो नहीं है। मार्क ट्वेन कहता है कि वाराणसी इज ओल्डर देन हिस्ट्री। आखिरकार क्या खास है कि आबादियां यहां जाके वाराणसी में बसी? आखिरकार बनारस में ऐसा क्या हो रहा था कि मतलब सोच रहे हो, ऑल द वे इंडिया छोड़ के बनारस जो एकदम ओल्डेस्ट शहर के तौर पर देखा जा रहा है, बनारस बहुत विकसित हुआ, क्यों? आखिरकार इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कह रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कह रहे हैं? यहाँ पर इंडस नदी अगर बह भी रही है तो आखिरकार ऐसा क्या है कि सभी मानव यहाँ पर आके बस रहे हैं। तो कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि देखिए, कहीं ना तो कहीं नदियों का कुछ इस प्रकार से रोल हो रहा है कि सभी सभ्यताएं उन नदियों के किनारे जाके बसी, फली फूली। उसके बाद देखोगे कुछ ऐसा शहर है जो बहुत ज्यादा डेवलप हुए हैं क्योंकि वहां पर पानी के स्रोत बहुत अच्छे थे। उसके बाद आप देखोगे कि किस तरह इन्वायरमेंट ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण चेंज हो रहा है। अब एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। पहले, बहुत पहले डायनासोर हुआ करते थे। डायनासोर क्यों खत्म हो गए पृथ्वी से? क्योंकि इन्वायरमेंट में कुछ बदलाव हो गया। तो डायनासोर का हिस्ट्री चेंज हो गया कि नहीं हो गया? किसी लैंड एरिया में बहुत पहले मनुष्य रहता था, इस हद तक दमन किया उसने क्योंकि उस लैंड एरिया का शोषण हो गया और वो वहां से छोड़कर माइग्रेट कर गया दूसरे साइड में। तो ये हमें क्या हो रहा है कि लैंड के यूज केस में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो समय समय पर मनुष्य जैसे जैसे विकास करता गया है, जब आप मनुष्य का इतिहास खोलोगे कि इंसान कैसे कैसे किसी एक एरिया से इवॉल्व हो रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो वहां आप देखोगे इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एरिया में कोई इतिहास है, अब इमेजिन करो कि उस एरिया में ऐसा माहौल हो कि एक व्यक्ति जी खा ही नहीं सकता है, तो उस एरिया को आप छोड़ दोगे। तो इतिहास में ये बात भी तो लिखा जाएगा ना वहां के इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग कि किस तरह वहां का इन्वायरमेंट आपके जीवन को इम्पैक्ट कर रहा है। और देखा गया है कि पिछले 2 से 3 दशकों में वैश्विक स्तर पर पर्यावरण से संबंधित मुद्दे सामाजिक केंद्र में आए हैं, जहां पर बार बार पर्यावरण के रिगार्डिंग हम चर्चा करते हैं। उसी को फॉलो अप करते हुए देखा जाए तो भारत में भी सरकारों ने पिछले कई विगत वर्षों में इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की कोशिश की है। और पर्यावरण संबंधित वर्तमान संकट व भारत में पर्यावरण के इतिहास को केंद्र में रख के किए गए अध्ययन अब लगभग नियमित रूप से प्रकाशित होने लगे हैं। इन्वायरमेंट को लेकर जो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बदलाव हुए, सेंटर टेबल पर आने लगे हैं, चर्चा के मुख्य बिंदु में वो रहने लगे हैं। अब जब हम ये सारा चीज पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो हम ये भी देख रहे हैं कि अच्छा, भारत में जो पुरानी सभ्यताएं हुआ करती थी, जो ट्राइबल पीपल हुआ करते थे, जो एंशियंट पीपल हुआ करते थे, वो लोग बहुत ज्यादा पर्यावरण के करीब रहते थे। वो पर्यावरण को साथ रहते थे, पर्यावरण को लेकर चलते थे। वो पर्यावरण को इस नजरिए से नहीं देखते थे कि अच्छा ये तो दोहन का एक केंद्र है और इसको एकदम जो है जितना अधिक से अधिक एक्सप्लॉइट कर लो और अधिक से अधिक पैसा कमा लो। इस तरह नहीं सोचते थे कि पेड़ को काटो, एकदम घर में लकड़ियों का जो है एक से एक इंटीरियर डिजाइन करवाओ और खर्चा करो, रेलवे ट्रैक पर ये सारी चीजों के लिए जंगल काटो। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो देखा जा रहा है कि जो जंगल थे हिंदुस्तान के, उनका कॉमर्शियल लेवल पर यूज किया जा रहा है। जंगल को इस नजरिए से देखा जा रहा है कि ये बहुत अच्छा रिसोर्स है, पेड़ काटो, वहां की मिट्टी उपजाऊ है, वहां पर खनिज निकल रहा है, उसमें से खनिज निकालो। पानी के रिसोर्सेज हैं उसको अलग तरीके से यूज करो, फॉरेस्ट के रिसोर्सेज हैं उसको अलग तरीके से यूज करो। बस मॉडर्नाइजेशन के नाम पर आदमी बढ़ा जा रहा है। और किस तरह इस तरह का मॉडर्नाइजेशन, ब्रिटिशर्स की आर्थिक नीतियां जो कि पर्यावरण को, जो कि फॉरेस्ट इकोनॉमी को, जो कि वन अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही थी, तो किस तरह उसने वहां रह रहे ट्राइबल लोगों को, जो भी लोकल कम्युनिटीज थे, जो जंगल को ही अपना जीवन मानते थे, जंगल में रहते थे, जंगल से प्रेम करते थे, वही रहते थे, खाते थे, उसका ख्याल रखते थे, किस तरह उन आदिवासियों का जीवन भी प्रभावित हुआ ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेप के कारण। किस तरह साम्राज्यवाद की ब्रिटिशर्स की जो नीति थी उसने भारत के आम जनजातियों का आम जीवन को
प्रभावित किया सिर्फ इसलिए क्योंकि जंगल को भी एक मुनाफे के केंद्र के तौर पर देखा जाने लगा, इंस्टेड की जंगल का, पेड़ पौधों का मनुष्य के जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है। आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पर एमएचआई हिस्ट्री इग्नू वाला प्लेलिस्ट होगा, जहां पर एमए हिस्ट्री के सभी वीडियो लेक्चर्स आपको सीक्वेंस में देखने के लिए मिल जाएंगे, जहां पर एमएचआई 1 से लेकर एमएचआई 10 तक सभी वीडियो लेक्चर्स को कवर किया गया है। तो चैनल के प्लेलिस्ट में आइए, उस प्लेलिस्ट में जो आप सेकंड वाला जो वीडियो लेक्चर देखोगे उसमें दिल्ली बाइट्स की मेंबरशिप के रिगार्डिंग दे रखा है। इस मेंबरशिप से आप अपने परफॉर्मेंस को एग्जाम में मल्टीपल टाइम बूस्ट कर सकते हैं एंड श्योर शॉट वेरी इजीली आप आराम से 65 to 75% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन इस मेंबरशिप के कुछ टर्म्स कंडीशन है, इसमें लेक्चर्स कैसे मिलता है, कितने का पेमेंट करना है, क्या है मेंबरशिप, इन सभी टर्म्स कंडीशन को समझने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, दूसरा वाला वीडियो लेक्चर देखिए और स्वयं को इस हिसाब से प्रिपेयर करिए कि मास्टर्स में आपके मार्क्स 10th 12th ग्रेजुएशन से भी ज्यादा आए एंड श्योरली दिस मेंबरशिप इज गोइंग टू हेल्प यू बूस्ट योर परफॉर्मेंस मल्टीपल टाइम। एक बहुत बड़ा स्कैम अलर्ट है आपके लिए, दिल्ली बाइट्स एमए हिस्ट्री का ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। इनफैक्ट आई वाज द फर्स्ट टीचर जो एमए हिस्ट्री के सभी लेक्चर्स को इस तरीके से फ्लो चार्ट वगैरह के फॉर्म में होलिस्टिक तरीके से कवर किया। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो दिल्ली बाइट्स के रिसोर्स मटेरियल को अलग तरह से कॉपी करके ऑनलाइन अवेलेबल करा रहे हैं। इसमें दिक्कत ये नहीं है कि वो ऐसा कर रहे हैं, दिक्कत ये है कि वो दिल्ली बाइट्स के नाम से आपसे चीट भी कर सकते हैं। पता चलेगा वहां पेमेंट कर दिए आप, पास्ट में कुछ ऐसे केसेस आए हैं कि वहां पेमेंट करने के बाद उनको रिसोर्स मटेरियल नहीं मिला है, वो उसकी शिकायत आके दिल्ली बाइट्स पे कर रहे हैं, जिसका रिजोल्यूशन फिर हम भी नहीं कर सकते हैं। आप मेंबरशिप ले रहे हैं तो बी केयरफुल कि आप उस चीज को दिल्ली बाइट्स पर ही ले रहे हैं। और आप बहुत पुराना दिल्ली बाइट्स का लेक्चर देखोगे तो 2018-19 में बहुत सारे पुराने एमए के मास्टर्स के लेक्चर आते थे, जिनको अब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कॉपी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी प्लेटफॉर्म्स में कुछ ऐसा दिक्कत है, लेकिन 2-3 जगह ऐसा मेंबरशिप वगैरह के नाम पे फ्रॉड किसी के साथ हो चुका, तो जस्ट बी कॉशियस। आते हैं आपके सिलेबस पर। आप देखोगे कि एमएचआई 8 में टोटल आपको 7 ब्लॉक्स में बुक आए हैं, 7 अलग अलग खंड में आए हैं किताब, जिसमें टोटल आपको 25 इकाई है, 25 अलग अलग यूनिट्स हैं। अब इसमें हमें ये देखना होगा कि कौन सा यूनिट इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम सभी इंट्रोडक्शन के लेक्चर्स में उसको छांटते हैं और उतने ही एरिया को प्रिपेयर करते हैं, जिससे कि एग्जाम में इजीली आप 80 to 100 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में कर पाओ। क्योंकि आफ्टर ऑल ये आपको समझ में आ रहा है, ये एक एकेडमिक एग्जाम है, इसमें किसी भी एक ब्लॉक को आप ढंग से पढ़ लेते हो और उसको पूरा प्रिपेयर कर लेते हो, जो भी उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो उस ब्लॉक से कोई भी क्वेश्चन आए आप 20 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन कि जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो वहां पर 4 ऑप्शन आते हैं, ए बी सी डी, इसमें से कोई एक ही सही होगा। अगर आपने सही वाले को नहीं चूज किया तो आपके मार्क्स नेगेटिव हो जाएंगे या फिर आपको 0 मार्क्स दे दिया जाएगा। लेकिन एकेडमिक एग्जाम में ऐसा नहीं होता। जब 20 नंबर का क्वेश्चन है और आपने 20 नंबर में लिखा है, तो हो सकता है कि आपके फ्रेंड को 12 मिले, हो सकता है आपको 16 मिले, किसी को हो सकता है 4 नंबर ही मिले उसी आंसर में, लेकिन सबको कुछ ना तो कुछ मिल जाता है। तो इसी बात को थोड़ा और एनलार्ज करके आप समझोगे तो अगर टोटल 7 ब्लॉक हैं तो सभी ब्लॉक से एटलीस्ट मिनिमम आपको एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन मिल ही जाएगा। लेकिन एग्जाम में टोटल आपको केवल और केवल 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको 7 ब्लॉकों को इस हिसाब से पढ़ना है कि जो आपके 5 क्वेश्चन है वो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। जैसा कि आपको पता होगा एग्जाम में टोटल आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 में से केवल और केवल आपको 5 अटेम्प्ट करना है। 5 अटेम्प्ट करना और 5 ही आप अटेम्प्ट भी कर पाओगे, तो क्यों ना इस हिसाब से पढ़ के जाइए कि आपके वो 5 क्वेश्चन डायरेक्ट उस टॉपिक से आ जाएं जिसको आप पढ़ के गए हो और इजीली आप 20 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ और अपने परफॉर्मेंस को लास्ट मोमेंट पे मार्क्स सेंट्रिक रखो, सो दैट इजीली वो मार्क्स आपके अच्छे मार्क्स रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हो। बाकी का आप दिल्ली बाइट्स की मेंबरशिप या दिल्ली बाइट्स की वीडियो लेक्चर्स को delhibytes.in वेबसाइट पर भी जाके एक्सेस कर सकते हैं, सीधे वहां पेमेंट करके वीडियो लेक्चर्स को डायरेक्ट देख सकते हैं। लेकिन मेरा आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा कि आप व्हाट्सएप हैंडलर को कांटेक्ट करने के बाद ही मेंबरशिप लें, वो बेस्ट पॉसिबल वे होगा। नमस्कार, मैं अभिलाष सिंह, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं इग्नू एमए हिस्ट्री से रिलेटेड सभी न्यूज अपडेट और क्वेरीज के लिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। आते हैं आपके सिलेबस पर। तो एमएचआई 8 में टोटल 7 खंड हैं, टोटल 7 ब्लॉक्स हैं, जिसमें अलग अलग करके 25 यूनिट्स 25 इकाई करके अलग अलग आपके सभी टॉपिक्स डिवाइडेड हैं। इसमें हमें क्या समझना है कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको हम 100% इग्नोर कर सकते हैं और उसको इग्नोर करने के बाद भी आपका परफॉर्मेंस इस लायक रहे कि एग्जाम में
श्योर शॉट 5 क्वेश्चन ऐसा हो जो हर केस में आप पूरा पूरा 20 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाओ, क्योंकि तभी 20 इंटू 5 इज इक्वल टू 100 मार्क्स का कंप्लीट पेपर आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो एज फार एज कौन कौन से ब्लॉक्स पढ़ें, तो देखिए ब्लॉक 1 आपको पढ़ना है, ब्लॉक 2 भी आपको पढ़ना है। आप ब्लॉक 3 को पूरा पूरा इग्नोर कर सकते हो, आप ब्लॉक 3 को कट कर दो, थोड़ा पढ़ना भी कठिन पड़ेगा उसको, और उसमें टोटल अलग अलग 4 यूनिट्स हैं, तो आप उस ब्लॉक 3 को टोटली इग्नोर कर दीजिए। उसके बाद ब्लॉक 4 आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद ब्लॉक 5 भी आप पूरा पूरा कट कर दो, ब्लॉक 5 भी पूरा पूरा बिना पढ़े सिलेबस से बाहर करके भी आप श्योर शॉट 100 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। उसके बाद कॉलोनियलिज्म एंड एनवायरनमेंट, उपनिवेशवाद तथा पर्यावरण, ब्लॉक 6 ये आपको पढ़ना है, और ब्लॉक 7 आपको पढ़ना है। तो ओवरऑल आपको ब्लॉक 3 और ब्लॉक 5 टोटल अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से बाहर रखना है। अब इन सभी 7 ब्लॉक्स में से आपको मैं ये बता दे रहा हूं कौन सा ब्लॉक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, कि जब आप MHI 8 का बुक ओपन करो तो आप उसी हिसाब से प्रिपेयर करो। तो सबसे टॉप प्रायोरिटी मार्क्स के दृष्टिकोण से आप रखना ब्लॉक 1। ब्लॉक 1 में आपको सब कुछ पढ़ना है, खास करके यूनिट 1 नेचर ह्यूमन इंटरफेस, यूनिट 2 इंडियन लैंडस्केप। श्योर शॉट एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा। फिर ब्लॉक 1 के बाद आप सेकंड नंबर पर प्रायोरिटी रखिएगा ब्लॉक 6 को, ठीक है, कॉलोनियलिज्म एंड एनवायरनमेंट, उपनिवेशवाद तथा पर्यावरण। यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण का बोध, इकाई 18 से, या फिर रिसोर्स मैनेजमेंट फॉरेस्ट जो लिखा हुआ है उसमें से आपको मिल जाएगा संसाधन प्रबंधन 1। यहां से आप देखोगे यूनिट 18 या यूनिट 20 से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन ओवरऑल ब्लॉक 6 को आप सेकंड नंबर के प्रायोरिटी पे रखना प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद मॉडर्न कंसर्न्स, ठीक है, आधुनिक चिंताएं, इसको आप थर्ड नंबर पर प्रायोरिटी पर रखना। आप जैसे सिलेबस कवर करते जाओगे, ब्लॉक 1 फर्स्ट प्रायोरिटी, ब्लॉक 6 सेकंड प्रायोरिटी, ब्लॉक 7 थर्ड प्रायोरिटी, आप इस प्रायोरिटी के हिसाब से पढ़ोगे तो बहुत ही कम प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे। उसके बाद आप ब्लॉक 2 पर आ जाओ, एनवायरनमेंट एंड अर्ली सोसाइटीज, इसको आप फोर्थ प्रायोरिटी पर रखो, और इस ब्लॉक में भी आप सबसे ज्यादा फोकस करो नोमैटिक पेस्टोरलिज्म पर, और उसके साथ साथ रिसोर्स यूज एंड ह्यूमन सोसाइटीज, हंटिंग गैदरिंग भी आप श्योरली पढ़ सकते हो। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर प्रायोरिटी रखो ब्लॉक 4 को, पर्यावरण का विनियोग अन्य प्रकार, ठीक है, इसका ऊर्जा संसाधन, जल संसाधन, वन संसाधन, धातु तथा खनिज संसाधन। तो ब्लॉक 4 में सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। तो ओवरऑल बेसिकली है क्या कि ब्लॉक 1 को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है, ब्लॉक 6 को आपको सेकंड प्रायोरिटी पर रखना है, ब्लॉक 7 आपको थर्ड प्रायोरिटी पर रखना है, ब्लॉक 2 आपको फोर्थ प्रायोरिटी पर रखना है, और ब्लॉक 4 आपको फिफ्थ प्रायोरिटी पर रखना है प्रिपरेशन में। बुक खोलते ही सबसे पहले आए नेचर ह्यूमन इंटरफेस, इंडियन लैंडस्केप पढ़े, इसको प्रिपेयर करने के बाद सीधा यहाँ पर आए अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट पढ़े, फॉरेस्ट मैनेजमेंट रिसोर्स पढ़े, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक पढ़ा। उसके बाद यहाँ पर आ गए आप नोमैटिक पेस्टोरलिज्म पढ़े, ठीक है, रिसोर्स यूज एंड ह्यूमन सोसाइटीज पढ़ा आपने। उसके बाद यहाँ फॉरेस्ट रिसोर्स में वाटर रिसोर्स और फॉरेस्ट रिसोर्स पढ़ा। इतने में आप देखोगे टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो। और ये सभी वीडियो लेक्चर्स दिल्ली बाइट्स पर पब्लिकली अवेलेबल है, या फिर इग्नू ज्ञान कोश में भी आप जाओगे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, तो MHI हिस्ट्री इग्नू वाले प्लेलिस्ट में सभी लेक्चर्स आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे। पब्लिक और पेड मेंबरशिप में ये सारे लेक्चर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले कवर्ड हैं। तो एक बार प्रीवियस ईयर पेपर से एनालाइज कर लेते हैं कि जो बातें मैं कह रहा हूं वो किस हद तक सही है। तो देखिए ये आपके सामने है दिसंबर 2021 का पेपर। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट अ नोट ऑन द राइटिंग्स ऑफ एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। औपनिवेशिक काल में भारत के पर्यावरणीय इतिहास लेखनों पर टिप्पणी की लिखिए। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा कि ब्लॉक 1 में थर्ड टॉपिक यूनिट 3 सोर्सेज ऑफ स्टडी के अंदर ये डायरेक्ट आ रहा है। ब्लॉक 1 में सीधा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद देखिए हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटीज, जिसको मैंने कहा कि आपको पढ़ना है। पेस्टोरल नोमैडिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन टोटल 60 मार्क्स का आप देख रहे हैं, यहीं पर आपको कवर हो जा रहा है। फिर देखो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज का फॉर्म यहाँ पर जो बोला है एनर्जी रिसोर्सेज, ब्लॉक 4 में यूनिट 11 जो है। उसी तरह फिर देखिए वाटर मैनेजमेंट मेथड्स क्या है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गांधीज नॉन इंडस्ट्रियल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। देखो ये रहा रिसोर्स मैनेजमेंट वाटर,
और यहाँ पर अल्टरनेटिव्स में और डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स के टॉपिक के अंदर आपको गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बहुत इजीली देखने के लिए मिलेगा। सेम दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने हिंदी में है। आप देख सकते हो जिन टॉपिक्स को मैंने इंपॉर्टेंट बताया है उन टॉपिक्स में से डायरेक्ट आप जो है 100 नंबर का क्वेश्चन का पेपर पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर पाओगे। उसी तरह जून 2021 का पेपर है, यहाँ पर सीधा हिस्टोरिकल राइटिंग्स ऑन एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द प्री कॉलोनियल पीरियड, ये आपको ब्लॉक 1 में मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखिए हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज के रिगार्डिंग पूछ रहा है, ये आपको मिल जाएगा ब्लॉक 2 में। उसके बाद आप देखो यहाँ पर आ जाओ, यूज ऑफ वाटर एज अ रिसोर्स, वाटर एज अ रिसोर्स की बात कर रहा है यूज करने के लिए। यहाँ पर अभी हमने देखा वाटर रिसोर्सेज यूनिट 12 ब्लॉक 4 में इकाई 12 का जो जल संसाधन का टॉपिक है वहां से वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वाटर रिसोर्स। फिर देखिए इसके बाद आप देखो यहाँ पर कॉलोनियल एनवायरमेंटल एजेंडा, फिर उसके बाद देखिए कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज के रिगार्डिंग बात कर रहा है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज का टॉपिक हमने अभी डिस्कस किया कि ये आपको यूनिट 20 ब्लॉक 6 के अंदर फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट का टॉपिक दिया हुआ है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सेम पेपर हिंदी में जल के संसाधन पर आपसे पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे वन संरक्षण के रिगार्डिंग आपसे पूछ रहा है। फिर पूर्व औपनिवेशिक काल में पर्यावरण के ऐतिहासिक लेखन पर टिप्पणी के रिगार्डिंग पूछ रहा है आपसे। फिर आर्किटेक्ट संग्रहक समुदायों के रिगार्डिंग जो पूछ रहा है, ये डायरेक्ट सीधा आपके सामने जो क्वेश्चंस दिख रहा है, टोटल 100 मार्क्स का पेपर आप बहुत इजीली जितना टॉपिक बोला गया उतना पढ़ के अटेम्प्ट कर सकते हो। सेम देखिए जून 2020 के पेपर में भारतीय उपमहाद्वीप के परिदृश्य की प्रकृति के गठन में नदीय तंत्रों की विशिष्ट भूमिका निभाई है, टिप्पणी कीजिए। भाई ये ब्लॉक 1 में आप देखोगे यूनिट 1 दे रखा होगा, नेचर ह्यूमन इंटरफेस, इंडियन लैंडस्केप, प्रकृति मानव अंतर संबंध, भारत का भूदृश्य, ये डायरेक्ट वहां से आपका ब्लॉक 1 का क्वेश्चन है, सभी पेपर्स में आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसको आपको अटेम्प्ट करना है। उसी के बाद देखोगे ह्यूमन नेचर इंटरेक्शन के रिगार्डिंग बात हो रहा है, सीधा ब्लॉक 4 है। फिर यहाँ देखिए क्रिटिकली एग्जामिनिंग द कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी, फॉरेस्ट पॉलिसी वाला क्वेश्चन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क करा रखा है। फिर उसके बाद देखिए बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक 7 में मैंने बोला जहां पर मॉडर्न कंसर्न्स दिया हुआ है वहां पर यूनिट नंबर 23 बायोडायवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। Forest does not cater to wildlife only. Dependence of the humans on forest resources immense. Comment. फॉरेस्ट रिसोर्सेज के रिगार्डिंग बात हो रहा है, ब्लॉक 4 में यूनिट 13 से क्वेश्चन है, ये सीधा कवर हो रहा है। आप देखोगे कि बहुत इजी वे आउट में आप 80 to 100 नंबर का पेपर जितना टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट बताया उतने में से आप कवर कर रहे हो। सिमिलरली जून 2019 के पेपर में ध्यान दीजिएगा, बीच में एक दिसंबर सेशन का पेपर आपको नहीं दिखेगा, कोविड के कारण उस सेशन का पेपर नहीं हुआ था, बाद में मर्ज कर दिया गया था 2 सेशंस को, तो वो वाला पेपर आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 2 देखिए, उत्तर भारत के समतल भूमि और तटवर्ती निम्न भूमि के संदर्भ में भारतीय उपमहाद्वीप की भौतिक विशेषताओं पर एक टिप्पणी लिखिए। ब्लॉक 1 यूनिट 1 और यूनिट 2 नेचर ह्यूमन इंटरफेस, इंडियन लैंडस्केप, पशुपालन खानाबदोशी के बारे में बात हो रही है, पेस्टोरल नोमैडिज्म के बारे में बात हो रही है, सीधा आप ये मिल जाएगा आपको यूनिट 6 में ब्लॉक 2 के अंदर। फिर उसी तरह क्वेश्चन 8 देखो, जैविक विविधता के बारे में बात हो रही है, बायोडायवर्सिटी के रिगार्डिंग बात हो रही है, वो सीधा आपको यूनिट 23 ब्लॉक 7 में मिल जाएगा। वो जो बायोडायवर्सिटी का क्वेश्चन है, वो जो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में बात हो रहा है, जो नोमैडिक पेस्टोरलिज्म के बारे में बात हो रहा है। फिर आपको फॉरेस्ट रिसोर्स से क्वेश्चन सभी पेपर में दिखेगा ही दिखेगा, फॉरेस्ट रिसोर्स या वाटर रिसोर्स या फिर एनर्जी रिसोर्स पर एक क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं। तो फॉरेस्ट रिसोर्स सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रखिए आप, उसके बाद वाटर रिसोर्स, उसके बाद एनर्जी रिसोर्स, इस सीक्वेंस में आप उसको प्रिपेयर करिए। फिर दिसंबर 2018 का पेपर देखो, सीधा मेजर ट्रेंड्स ऑफ एनवायरमेंटल हिस्ट्री राइटिंग ऑफ इंडिया, ब्लॉक 1, रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन बीइंग्स इन द स्टोन एज, ये इस पे वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल है, सीधा ब्लॉक 2 से क्वेश्चन है ये। इंडियन लैंडस्केप के रिगार्डिंग बात हो रहा है, ये फिर से ब्लॉक 1 से क्वेश्चन मिक्स है। फिर उसके बाद देखोगे आप नोट ऑन कॉलोनियल एनवायरमेंटल एजेंडा, फॉरेस्ट पॉलिसी, बायोडायवर्सिटी, ये चिपको मूवमेंट आपके ब्लॉक 7 में यूनिट 25 के अंदर अल्टरनेटिव्स में चिपको मूवमेंट दे रखा होगा। ये सारा देख लो सीधा मतलब 60 से 70 नंबर का क्वेश्चन यही कवर हो जा रहा है, टोटल मिला के 100 नंबर का पेपर आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, जितना मैं आपको बता रहा हूँ। सेम दिसंबर 2018 का पेपर हिंदी में भी आप देख सकते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि सभी ब्लॉक से एक क्वेश्चन जरूर आता है 20 मार्क्स का, टोटल आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो ये आपको मिला के हो जाएंगे 100 मार्क्स। अब एज अ स्टूडेंट आपको ना स्ट्रेटेजी बना के प्रिपेयर करना होता है। जब आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे तो आप देखोगे अच्छा ठीक है, लास्ट मोमेंट पर आप शॉर्ट ड्यूरेशन में प्रिपेयर कर रहे हो
और जहां पर आपने ब्लॉक 1, ब्लॉक 7 और ब्लॉक 6 का केवल वीडियो लेक्चर्स देख लिया या उन टॉपिक्स को पढ़ लिया, तो उससे पेपर के एक दिन पहले, मैं कह रहा हूं 24 घंटे पहले भी आपने इसको पढ़ा, तो भी आप आराम से 60 से 65% मार्क्स स्कोर कर सकते हो MHI 8 में बहुत इजीली। जो लोग भी डेली बैच से पेड मेंबर हैं उनको इन सभी टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, 8 से 10 लेक्चर्स आपको मिलेंगे। उतना मोर देन सफिशिएंट होगा कि 24 घंटे पहले भी आप चीजों को प्रिपेयर कर रहे हो, तो एकदम बहुत ही आसानी से आप प्रिपेयर करके एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो। तो जो सिलेबस कट करवा देने का मेरा लॉजिक है कि ये ब्लॉक आप हटा दो, ये ब्लॉक आप हटा दो, वैसे तो पढ़ने के लिए आप पूरी हिस्ट्री पढ़ो, 4 किताब और लाके पढ़ो, लेकिन अगर आपका एग्जाम है और सिर्फ मास्टर्स में परसेंटेज की बात है, तो सिर्फ उतना टॉपिक को भी पढ़कर आप सभी 5 क्वेश्चंस एग्जाम में 100 मार्क्स का पूरा पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स दिखाकर मैं आपको उसी बात को समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं। उदाहरण के तौर पर जून 2018 का पेपर देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन बीइंग्स, सीधा सीधा ब्लॉक 1, ठीक है। लैंडस्केप ऑफ इंडिया, सीधा सीधा यूनिट 2 ब्लॉक 1 का, ठीक है। उसके बाद देखोगे कंजम्पशन ऑफ वाटर एंड विंड एनर्जी रिसोर्स के रिगार्डिंग बात हो रही है, ब्लॉक 4 हो गया। नोमैटिक पेस्टोरलिज्म के रिगार्डिंग बात हो रही है, यूनिट 6 हो गया। बायोडायवर्सिटी के रिगार्डिंग बात हो रही है, ये यूनिट 23 ब्लॉक 7 हो गया। मेन स्ट्रीम व्यू ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स, ये यूनिट 25 हो गया। ब्लॉक 7 का देख रहे हो, सीधा सीधा क्वेश्चन, मतलब एकदम 100 नंबर से ज्यादा कहीं कवर हो रहा है पेपर पूरा पूरा। सेम जून 2018 का पेपर हिंदी में, भारत के भूदृश्यों की विशेषता विविधता है, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, सेम क्वेश्चन, मतलब घुमंतु पशुचारण, पेस्टोरल नोमैडिज्म पर, इस पे आपको डेली बैच से पेड मेंबर का एक लेक्चर भी मिल जाएगा। जैव विविधता क्या है उस पर बात हो रही है। फिर उसके बाद विकास के प्रमुख धारा के दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए, सेम पेपर हिंदी में भी। जून 2017 का पेपर देखिए, जियोग्राफिकल डायवर्सिटी ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रिगार्डिंग बात हो रहा है, अगेन इंडियन लैंडस्केप, ब्लॉक 1 यूनिट 2। नेचर ह्यूमन रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बात हो रहा है, वाटर रिसोर्स पर बात हो रहा है आपसे, ठीक है। और उसके बाद आपको देखोगे कोलोनियलिज्म, इंटेंसिफाइड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन इंडिया के रिगार्डिंग बात हो रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी के रिगार्डिंग बात हो रहा है। यहां पर आपको पेपर में क्या देखने के लिए मिल रहा है, सीधा सीधा लॉजिक ये है कि देखिए, जब शुरुआत में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था इस वीडियो लेक्चर का, तो मैंने दिखाया कि इन्वायरमेंट के पेपर भराव पड़ने के कारण किस तरह से ह्यूमन बींग्स का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, किस तरह ह्यूमन बींग्स फॉरेस्ट में घुसकर जो वन्य के जीव हैं उनको प्रभावित कर रहे हैं। जैसे वहां पर एक हाथी का फोटो था, अब देखिए हाथी क्या है, अब वो हम ट्रेन ले जाके जंगल के बीच से निकाल रहे हैं, अब वो वहां के जानवरों के रहने का घर है, हम उसको अपने रिसोर्सेज को अपने हिसाब से एक्सप्लॉइट करने के लिए इस हिसाब से चीजों को निमित्त कर रहे हैं कि कहीं ना तो कहीं जो फॉरेस्ट का रिसोर्स है उसका हम इस्तेमाल करने के बजाय शोषण कर रहे हैं। तो ये सभी टॉपिक्स पे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। दिसंबर 2017 डाइवर्सिटी ऑफ लैंडस्केप ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर आप देखो नोमैटिक पेस्टोरलिज्म के रिगार्डिंग बात हो रहा है। फिर देखोगे वाटर मैनेजमेंट मेथड के रिगार्डिंग बात हो रहा है। फिर क्रिटिकली इवैल्यूएट द साइलेंट फीचर्स ऑफ डी इकोलॉजी के रिगार्डिंग बात हो रहा है। वाटर रिसोर्सेज पर बात हो रहा है, गांधीयन फिलॉसफी पर बात हो रहा है, बायोडायवर्सिटी पर बात हो रहा है। पूरा पूरा दिसंबर 2017 का पेपर देखोगे, मतलब जितना टॉपिक बता रहा हूं उसमें से 120 नंबर का अटेम्प्ट हो जाएगा, 100 छोड़ो 120 नंबर का आप अटेम्प्ट कर पाओगे, उतना आप जिस हिसाब से पेपर देख रहे हो। जून 2017 को देखो, भारतीय उपमहाद्वीप का भौगोलिक विविधता का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ब्लॉक 1 से सीधा सीधा क्वेश्चन है। उसके बाद मानव प्रकृति संबंधों पर निबंध लिखिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है। जो सारा कुछ मैं इंट्रोडक्शन में समझाया हूं उन्हीं सारी बातों को आपको यहाँ पर उस क्वेश्चन में लिखना है। फिर हिस्टोरियोग्राफिकल राइटिंग्स ऑन द एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये आपको सीधा सीधा ब्लॉक 1 में मिल जाएगा। फिर आप 10-10 नंबर वाले क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो, बायोडायवर्सिटी, चिपको मूवमेंट, रिसोर्स कंजर्वेशन के रिगार्डिंग बात हो रहा है। ये इजीली आप 80 to 100 मार्क्स का क्वेश्चन देख रहे हो, दिसंबर 2016 में जो पेपर आया हुआ उसमें आप कवर कर सकते हो। उसी तरह जून 2016 का पेपर है, डाइवर्सिटी डिफाइंस द लैंडस्केप ऑफ इंडिया, उस पे आप सीधा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर हिस्टोरिकल पैटर्न्स ऑफ एनर्जी कंजम्पशन के रिगार्डिंग आप पढ़ सकते हो। एनर्जी रिसोर्सेज के रिगार्डिंग आप यहाँ पर लिख सकते हो, जो ब्लॉक 4 यूनिट 11 में दे रखा है, ठीक है, उसको आपको यहाँ डिस्क्राइब करना होगा। वाटर कंजर्वेशन के रिगार्डिंग आपको डिस्क्राइब करना होगा, ठीक है। फिर साइलेंट फीचर्स ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न, शुरुआत में जो मैं आपको इंट्रोडक्शन में जो भी बातें समझा रहा था उन्हीं बातों को यहाँ पर आपको लिखना होगा, ठीक है। फिर फॉरेस्ट पॉलिसी, कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी के रिगार्डिंग आपको बताना होगा। आई थिंक टॉपिक इजी है, आई थिंक 80 और 100 मार्क्स का क्वेश्चन कर पाओगे। MHI 8 का पेपर कोई बहुत कठिन नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से, जितना टॉपिक्स मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ एकदम आराम से उतना आप पढ़ लीजिए। जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने अवेलेबल है उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। उसी तरह जून 2016 का पेपर देख लीजिए, विविधता भारत के भू परिदृश्य को परिभाषित करता है,
ये आपको सीधा सीधा भाग 2 में, इकाई 2 में, खंड 1 में सीधा सीधा क्वेश्चन मिल जाएगा। इस पेपर को भी आप देख रहे हो, इजीली 100 मार्क्स के क्वेश्चन आप कवर कर सकते हो। जैव विविधता के रिगार्डिंग बात हो रहा है, औपनिवेशिक तथा उत्तर औपनिवेशिक काल के वन की नीतियों पर बात हो रहा है, ठीक है, औद्योगिकरण पर बात हो रहा है, ऊर्जा के उपयोग के ऐतिहासिक प्रारूप पर विवेचनात्मक टिप्पणी लिखिए। ये सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है, जिससे इजीली 100 मार्क्स का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और इग्नू से एमए हिस्ट्री में आप पढ़ रहे हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लेट्स टॉक हिस्ट्री करके, टॉकिंग हिस्ट्री करके आपको एक टेलीग्राम ग्रुप दिया होगा। डू ज्वाइन इट फॉर ऑल द वीडियो लेक्चर अपडेट। और इस टॉकिंग हिस्ट्री के टेलीग्राम ग्रुप में नॉट सिर्फ इग्नू एमए हिस्ट्री, बल्कि हिस्ट्री से रिलेटेड रेगुलर क्विजेज आते हैं, नेट जेआरएफ की, पीएचडी, कोई भी आप एमए हिस्ट्री में हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी चीज आप प्रोग्रेस कर रहे हो अपने लाइफ में, ये टॉकिंग हिस्ट्री का टेलीग्राम ग्रुप वन स्टॉप डेस्टिनेशन है सभी तरह के रिसोर्सेज के लिए और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। आप डेली बाइट्स की पेड मेंबरशिप भी ले सकते हो एग्जाम के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। ये कोड DBMHI लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, 24 to 48 आवर्स का वेट करिए, पेमेंट सेटलमेंट के बाद भी 24 to 48 आवर्स का वेट करिए। मेरी व्हाट्सएप हैंडलर आपको बेस्ट पॉसिबल असिस्टेंस देंगी। डेली बाइट्स की पेड मेंबरशिप क्या है, उसके लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सेकंड वाला वीडियो लेक्चर देखिए और उस पेड मेंबरशिप के माध्यम से इजीली आप अपने एग्जाम में 65 से 75% तक का मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अपने परफॉर्मेंस को मल्टीपल टाइम्स एम्पलीफाई कर सकते हैं। बाकी का आप कल को नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, एंड सिंस मैं 2018 से मिला के 21 के बीच में 2 से 3 बार जेआरएफ क्लियर कर चुका हूँ, नॉट जस्ट नेट, तो आप डेली बाइट चैनल पर जाना, वहाँ प्लेलिस्ट में यूजीसी नेट जेआरएफ पीएचडी एमफिल करके एक प्लेलिस्ट होगा, आप मेरे गाइडेंस में यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेली बाइट्स का टेलीग्राम और डेली बाइट्स का इंस्टाग्राम दे रखा होगा, जहां पर रेगुलर अपडेट्स, क्विजेस, डाउट्स और करंट अफेयर के अपडेट्स आपको डेली बाइट्स के इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मिल जाएंगे। सब्सक्राइब टू इग्नू ज्ञान कोश। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।